हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ नैन्सी। सभी को नमस्ते और सभी का स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। आज का जो ये सेशन है वो जो लेवल 2 की तैयारी करने वाले जिनके एसएसटी सब्जेक्ट आ जाता है उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वो आज का पूरा सेशन रहने वाला है। तो आपको कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखना है। तो आज के सेशन में मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, तो सबसे पहले मैं शुरुआत कर लेती हूँ स्टार्टिंग से ही। तो जैसे कि मैंने L1 और L2 दोनों के लिए जो है वो बताया था कि आपको L1 में जो है वो कौन कौन से सब्जेक्ट आ जाते हैं जो कि आप L2 के लिए भी पढ़ोगे, और L2 में ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट आ जाते हैं जो कि आप L1 के लिए भी पढ़ोगे। और फिर मैंने आपको L2 के रिसोर्सेज के बारे में बताया था एसएसटी में कि आपको कौन सी चीज़ें कहाँ से पढ़नी चाहिए। जिस प्रकार मैंने जिस तरीके से मैंने आपको उस वीडियो में बढ़िया तरीके से बताया है, तो मुझे लगता है कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब बात आ जाती है कि कई स्टूडेंट ने मुझे क्वेश्चन किया था कि मैम आप अपने जो खुद के नोट्स आ जाते हैं वो हमें बताइए या फिर हमें पढ़ाइए। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आज का जो ये हमारा सेशन है वो रहने वाला है, जिसमें कि मैं आपको अपने हैंड रिटन जो नोट्स आ जाते हैं वो आपको मैं पढ़ाऊंगी, उनसे जो है वो मैं आपको बताऊंगी, जिससे कि आप भी जो है वो अच्छे से नोट कर सको और इसके साथ में आपको पता लग सके कि किस तरीके से जो है वो आपको एनसीईआरटी के नोट्स बनाने हैं। इसमें आपको एक चीज़ भी पता चलेगी कि एनसीईआरटी से आपको किस प्रकार से नोट्स बनाने चाहिए, क्योंकि मैंने इसमें जो है वो एनसीईआरटी से ही नोट्स बनाए हैं। एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 का जो आरंभिक नगर आ जाते हैं उससे ही नोट्स बनाए हैं, क्योंकि ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 के बारे में बताया था कि इसमें जो हमारा अतीत फर्स्ट जो बुक आ जाती है उसमें जो चैप्टर नंबर 3 जो आता है वो आरंभिक नगर, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो वो कौन से क्वेश्चन आ जाते हैं तो उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और क्या क्या चीज़ें आ जाती है तो हम इस सेशन में देखने वाले हैं। तो हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम बात कर लेते हैं कि एसएसटी लेवल 2 का जो यूनिट नंबर फर्स्ट जो आती है उस यूनिट नंबर फर्स्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने उस टाइम भी आपको बताया था कि उसमें सिंधु घाटी मतलब सिंधु सभ्यता और इसके साथ में वैदिक सभ्यता के बारे में जो यूनिट फर्स्ट थी उसमें बताया गया था। तो उसी को लेकर जो है वो आज का ये सेशन रहने वाला है, उसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं पहले। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि ये कौन से चैप्टर में है और कौन सा चैप्टर है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि हड़प्पा सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। तो सिंधु सभ्यता जो आती है इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, और सिंधु सभ्यता के जो साक्ष्य हैं वो सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं। सिंधु सभ्यता का नगरीकरण अब सिंधु सभ्यता का नगरीकरण कैसे हुआ है, तो नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया है, यानी कि इसमें नगरों को जो है वो 1 या 2 या कई हिस्सों में विभाजित किया गया है। पश्चिमी भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ है, पश्चिमी भाग जो है वो छोटा है लेकिन वो ऊंचाई पे बना हुआ है, और पूर्वी भाग बड़ा है लेकिन वो निचले इलाकों में बना हुआ है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, तो आप ध्यान में रख लेना कि पश्चिमी भाग जो है वो छोटा है लेकिन वो ऊंचाई पर बना हुआ है, पूर्वी भाग बड़ा था लेकिन वो निचले इलाकों में था। और जो ऊंचाई वाला जो भाग आ जाता है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको नगर या द्रुक कहा जाता है। और निचले हिस्से को किस नाम से जाना जाता है, तो निचले हिस्से को जो वो नगर कहा जाता है, निचला नगर कहा जाता है। तो ऊंचाई वाले भाग को किस नाम से जाना जाता है, नगर द्रुक कहा जाता है, और निचले हिस्से को जो वो किस नाम से जाना जाता है, निचला नगर कहा जाता है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। निष्कर्ष, इस बात से निष्कर्ष क्या निकलता है कि सिंधु सभ्यता को 2 भागों में विभाजित किया है, जिसमें कि पहला भाग जो आ जाता है वो नगर दुर्ग कहलाता है, यानी कि जो पश्चिमी भाग या ऊपर वाला भाग जो आता है उसको किस नाम से जाना जाता है, नगर दुर्ग के नाम से जाना जाता है। और जो निचला भाग आ जाता है, नीचे स्तर का जो आ जाता है उसको निचला दुर्ग कहा जाता है। निचला दुर्ग यानी कि जो पूर्व वाला भाग आ जाता है उसको निचला नगर कहा जाता है, और ऊपर वाले को क्या कहा जाता है, दुर्ग कहा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फंस जाओगे, इससे अच्छा है कि पहले ही नोट कर लेना। 4 दीवारियां पक्की ईंटों की बनी थी, और इसमें जो 4 दीवारियां पक्की ईंटों की बनी थी दोनों नगरों में, और बड़ी इमारतें नगर दुर्ग में बनाई जाती थी। और जो बड़ी इमारतें जो थी वो किस में बनाई जाती थी, नगर दुर्ग में बड़ी इमारतें बनाई जाती थी। मोहनजोदाड़ो में खास तालाब बनाया गया था। अब मोहनजोदाड़ो में कौन सा तालाब बनाया गया था, तो खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविद ने महान स्नानागार कहा था, जिसमें कि पुरातत्वविद जो थे उन्होंने इसको क्या कहा था, तो इसको महान स्नानागार कहा था, किसको कहा था, खास तालाब को कहा था। खास तालाब बनाने में ईंटें और प्लास्टर का यूज़ किया गया था, यानी कि इस खास तालाब को बनाने के लिए ईंटों का भी यूज़ किया गया था और प्लास्टर का भी यूज़ किया गया था। पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी, और ये पानी का जो रिसाव होता है उसको रोकने के लिए जो प्लास्टर जो था उसके ऊपर क्या चढ़ाया गया था, तो चारकोल की जो परत थी वो चढ़ाई गई थी। नेक्स्ट हम चलते हैं।
खास तालाब में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। यानी कि खास तालाब में जो है वो खास तालाब में दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और इसके चारों तरफ जो है वो क्या बनाए गए थे, तो कमरे बनाए गए थे। इस स्नानागार को भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था और ये जो स्नानागार जो था इसको पूरी तरीके से पानी से भरने के लिए जो है वो पानी कहाँ से निकाला जाता था, तो कुएं से निकाला जाता था। विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान करते थे और विशिष्ट नागरिक जो थे वो कोई विशेष अवसर होता था, कोई फंक्शन होता था या फिर किसी प्रकार का कोई अवसर होता था, उसके ऊपर जो है वो इसमें स्नान किया करते थे। मतलब क्या निकल जाता है कि कोई धार्मिक, ये जो है वो एक धार्मिक स्थान था। ठीक है। कालीबंगा लोथल में अग्निकुंड व यज्ञ के साक्ष्य भी हमें मिले हैं। तो जो कालीबंगा और लोथल जो आ जाते हैं यहाँ पर हमें अग्निकुंड और यज्ञ के साक्ष्य भी मिले हैं। यज्ञ के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं, तो कालीबंगा से मिले हैं और लोथल से मिले हैं। कालीबंगा और लोथल से हमें यज्ञ के साक्ष्य भी मिले हैं। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल जैसे नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह के साक्ष्य मिले और हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, लोथल से हमें बड़े बड़े जो भंडार गृह जो आ जाते हैं उनके साक्ष्य मिले हैं। तो हड़प्पा फेमस नगर है, फेमस सभ्यता है, मोहनजोदाड़ो है, लोथल है। कालीबंगा और लोथल से सिर्फ हमें क्या मिले हैं कि अग्निकुंड और यज्ञ के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो और लोथल से हमें जो वो बड़े बड़े नगरों के भंडार मिले हैं और ग्रहों के साक्ष्य हमें मिले हैं। भंडार गृह या अन्नागार, यानी कि हम बात कर सकते हैं कि हमें भंडार गृह मिले हैं या फिर अन्नागार जो है वो हमें मिले हैं। कालीबंगा से भी जो है वो भंडार गृह के साक्ष्य मिले हैं। तो कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, इनसे जो है वो हमें किसके साक्ष्य मिले हैं, तो भंडार गृह के साक्ष्य मिले हैं। ये सभी नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। और ये जो सभी नगर जो है वो हमें आधुनिक जो अभी पाकिस्तान आ जाता है वो पाकिस्तान का जो पंजाब आ जाता है और सिंध प्रांत आ जाता है और भारत का गुजरात और राजस्थान और हरियाणा और पंजाब प्रांत में मिले हैं। तो जैसे कि आपको इंडिया का मैप, रुको एक मिनट, तो जैसे अगर आपको हम इंडिया का मैप अगर हम आपको बताएं तो ये इंडिया का मैप है। इसमें इधर पाकिस्तान और इधर पंजाब प्रांत आ जाता है और इधर अपना राजस्थान आ जाता है और यहाँ पे गुजरात वाला पार्ट आ जाता है और इसके इधर जो है वो हरियाणा वाला पार्ट आ जाता है। तो यहाँ पर हमें जो है ये साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो ये अपना हो गया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अगली स्लाइड पे। और इन स्थानों पे हमें कौन कौन सी चीज़ मिली हैं। इन स्थानों पर निम्न अनोखी वस्तुएं मिली हैं। तो मिट्टी के लाल बर्तन मिले हैं जिन पर काले रंग के चित्र बनाए गए हैं। मिट्टी के तो लाल बर्तन मिले हैं जिनके ऊपर चित्र जो है वो कौन से बनाए गए हैं, तो काले रंग के चित्र बनाए गए हैं। और पत्थर के बाट मिले हैं, बड़े बड़े पत्थर के बाट मिले हैं। और इसके साथ में जो वो पैसे यानी कि मोहरें मिली हैं और इसके साथ में मनके मिले हैं। और तांबे के उपकरण हथौड़ा या कुल्हाड़ी जो है वो मिली है। और पत्थर के लंबे ब्लेड जो है वो भी मिले हैं। तो ये ध्यान रख लेना, पत्थर के लंबे ब्लेड जो है वो कहाँ पे मिले हैं, तो वो सिंधु सभ्यता में मिले हैं। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो ये मैंने आपको बताया था कि ये अपना जो है वो इंडिया का मैप आ जाता है जिसमें कि यहाँ पे अपना राजस्थान आ जाता है और यहाँ पर अपना गुज्जू यानी कि गुजरात आ जाता है। तो यहाँ पे गुजरात में जो है वो हमें गुजरात में हमें लोथल मिला और इसके साथ में जो है वो लोथल गुजरात में और इसके साथ में सुरकोटड़ा भी जो है वो गुजरात में और इसके साथ में लोथल भी जो है वो गुजरात में और धोलावीरा जो है वो राजस्थान में जो है वो आपको राजस्थान में नहीं, धोलावीरा भी जो है वो गुजरात में आपको देखने को मिलता है। तो ये आप ध्यान में रख लेना क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है, आपको इसके बारे में पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर कौन कौन से आ जाते हैं, तो भवन, नाले और सड़कें। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख नगर आ जाते हैं उनमें किस तरीके से जो है वो क्या क्या चीज़ें बनाई गई है। तो यहाँ पे हमें भवन देखने को मिलते हैं, उनमें हमें नाले देखने को मिलते हैं, पास में हमें सड़कें देखने को मिलती है। घर 1 या 2 मंजिले भी है, यानी कि यहाँ पे घर 1 मंजिला भी है और घर 2 मंजिला भी आ जाता है। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते हैं। तो ये जो है वो जैसे आंगन होता है और इसके इधर कमरा और इधर कमरा और इधर कमरा, तो चारों ओर कमरे बनाए जाते हैं। अधिकांश घरों में स्नानघर होता है, तो इधर साइड में जो है एक स्नानघर जो है वो बनाया जाता है। कुछ घरों में कुएं भी होते हैं। तो आपने कई वो पुरानी फिल्में होती है उनमें देखा ही होगा कि यहाँ पे जो है वो एक कुआं होता है, फिर यहाँ पे वो मुच्छर सा जो है वो खतरनाक सा विलन आता है, फिर इधर से जो है वो लड़ाई करते रहते हैं। तो आपने इधर देखा ही होगा कि कुआं होता है यहाँ पे। वो एक मूवी थी ना, भूल भुलैया मूवी, उसमें जो है वो था ऐसा सीन कुछ। नेक्स्ट,
कई नगरों में ढके हुए नाले थे सीधे लाइन में, यानी कि कई नगर में ऐसे जो नाले थे जो कि पूरे तरीके से ढके हुए थे, यानी कि खुले नहीं थे, ढके हुए थे। सीधी लाइन में बनाया जाता था, यानी कि उन नालों को सीधी लाइन में बनाया जाता था। ढलान वाले नाले होते थे ताकि पानी आसानी से बह सके, और ये नाले जो थे वो ढलान वाले होते थे ताकि पानी आसानी से बह सके, यानी कि वैज्ञानिक जल निकासी व्यवस्था का यूज़ किया गया था। अब उनमें दिमाग था कि ढलान वाले नाले होंगे तो ये जो पानी है वो आसानी से निकल जाएगा, तो उन्होंने वैज्ञानिक जल निकासी व्यवस्था का यूज़ कब किया था, यानी कि उस टाइम उन्होंने वैज्ञानिक जल निकासी व्यवस्था का यूज़ कर लिया था। घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ा दिया गया था जाता था, यानी कि आप अभी भी ये सब चल रहा है, क्योंकि आप अभी के सिस्टम और पिछले वाले सिस्टम को देखकर सोच सकते हो कि अभी हमारे घरों की जो नालियाँ होती हैं वो दूसरी बड़ी नालियाँ होती हैं उनके साथ में जोड़ दी जाती थी। उसी प्रकार उस टाइम जो घर होते थे उनकी जो छोटी छोटी नालियाँ होती थी वो जो सड़कों की नालियाँ होती थी उनके साथ में जोड़ दी जाती थी, फिर पानी आगे जो है वो बह जाता था। ठीक है, तो घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था। बाद में यह नालियाँ बड़े नालों में मिल जाती थी। तो ये तो अपने अभी भी चलता है। आगे देखते हैं। नालियों में मेन होल बनाया जाता था। नालियों में मेन होल बनाया जाता था जिसके जरिए नालों की देखभाल व सफाई की जाती थी, यानी कि मेन होल बनाया जाता था एक मोटा सा, जिसमें कि हम नालियों की देखभाल कर सके और इसके साथ में नालियों की सफाई कर सके। नेक्स्ट आगे देखते हैं, हड़प्पा का नगरीय जीवन कैसा था। तो शिल्पकार स्त्री और पुरुष दोनों होते थे, यानी कि जो बनाने वाले जो थे, अभी भी आप देख लो कि महिलाएं भी होती हैं और पुरुष भी होते हैं। तो हड़प्पा का जो नगरीय जीवन था उसमें शिल्पकार जो थे वो स्त्री भी रहती थी और पुरुष भी रहते थे। यहाँ शासक व लिपिक भी होते थे, और यहाँ जो है वो शासक व लिपिक भी होते थे। तो ये पहले जो होता था वो अभी भी हो रहा है। तो यहाँ पे मतलब इतना तो नहीं हो रहा, लेकिन आपको सभी को पता है कि शिल्पकार जो है वो अभी स्त्रियाँ शिल्पकार भी है, पुरुष भी है, तो उस टाइम भी दोनों थे। और यहाँ शासक व लिपिक भी होते थे, और ये जो हड़प्पा नगरीय जीवन जो था उसमें शासक भी होते थे और लिपिक भी होते थे। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान में रख लेना। अगला नेक्स्ट देखते हैं। मिट्टी के बने खिलौने मिले हैं, और यहाँ पे हमें क्या मिला है, तो मिट्टी के बने हुए खिलौने जो है वो हमें यहाँ पे मिले हैं। नगर और नए शिल्प। नगर और नए शिल्प जो आता है इसमें पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से चीज़ें बनाई जाती थी। तांबे और कांसे से औजार बनाए जाते थे, हथियार बनाए जाते थे, गहने बनाए जाते थे, बर्तन बनाए जाते थे। आपने देखा ही था पुरानी पिक्चरों में, आप देखना कि जो पुराने टाइम की जो ओल्ड मूवी होती थी उनमें जो महिलाएं होती थी वो जो गहने होते थे वो तांबे के या कांसे के या ऐसे पहने रखते थे, और लोग औजार भी जो है वो तांबे के बना कर रखते थे। बर्तन भी उस टाइम आप देखोगे कि जो ओल्ड मूवी थी उनमें देखना आपकी बर्तन भी हमें जो है वो तांबे के मिलते थे। तो सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे, और सोने और चांदी से गहने भी बनाते थे और उसके साथ में बर्तन भी जो है वो बनाते थे। नेक्स्ट इसको नोट कर लेना, सैंधववासी कौन सी धातु से परिचित थे। बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, इसलिए बोल रही हूँ, नोट कर लेना। तो विशिष्ट धातु कांसा आ जाती है। सैंधव सभ्यता में कसेरों के समुदाय कांसे का काम करने वाले उच्च वर्ग में थे। तो कौन सी धातु से परिचित थे, कांसा धातु से। यहाँ से मनके, बाट, फलक मिले हैं, और यहाँ से हमें क्या क्या मिले हैं, तो यहाँ से हमें मनके मिले हैं, बाट मिले हैं और फलक मिले हैं। ठीक है, ध्यान रख लेना, मन के बाट फलक मिले हैं। पत्थरों की मोहरें बनाते थे, और ये लोग जो थे वो क्या बनाते थे, तो पत्थरों की मोहरें भी बनाते थे। आयताकार मोहरों पर जानवरों के चित्र मिलते हैं, बट सबसे ज़्यादा जो वर्गाकार मोहरें हैं वो यहाँ पे हमें मिली है। आयताकार मोहरों पे हमें जानवरों के चित्र मिलते थे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो वर्गाकार मोहरें हैं वो हमें यहाँ से मिली है। सैंधववासी का प्रसिद्ध मृद भांड कौन सा आ जाता है, तो वो काला व लाल आ जाता है। सैंधववासियों का प्रसिद्ध मृद भांड कौन सा आ जाता है, तो वो काला व लाल जो है उनका प्रसिद्ध मृद भांड आ जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती के सर्वप्रथम साक्ष्य मिले थे। क्वेश्चन कर लेंगे कि कपास की खेती के सर्वप्रथम साक्ष्य हमें कहाँ से मिले थे, तो मेहरगढ़ की मेहर हुई थी जिससे कि कपास की खेती के साक्ष्य हमें मिले थे। और कब मिले थे, तो वो 7000 साल पहले हमें मिले थे। नेक्स्ट हम चलते हैं, भारत में सर्वप्रथम कपास के साक्ष्य मोहनजोदाड़ो में मिले। और भारत में सर्वप्रथम कपास के साक्ष्य कहाँ से मिले थे, तो मोहनजोदाड़ो में मिले थे। तो मैं से याद रख लेना कि अगर हम बात करें तो पहले कपास के साक्ष्य जो मिले थे वो मेहरगढ़ में 7000 वर्ष पूर्व में मिले थे।
वहीं भारत में कपास के साक्ष्यों के बारे में अगर हम बात करें तो वो मोहनजोदाड़ो में मिले थे। मोहनजोदाड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी की एक फूलदान के ढक्कन के साक्ष्य भी मिले हैं। तो मोहनजोदाड़ो में जो है वो एक कपड़े के टुकड़े के अवशेष भी मिले हैं और चांदी के एक फूलदान के ढक्कन के साक्ष्य भी मिले हैं। यानी कि चांदी का एक फूलदान है, उसमें एक ढक्कन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो वो मोहनजोदाड़ो से मिले हैं। मोहनजोदाड़ो में पक्की मिट्टी, फेंस से बनी तकलिया, सूत कताई का संकेत हमें मिला है कि मोहनजोदाड़ो से जो है वो हमें पक्की मिट्टी तथा फेंस से बनी तकलिया, सूत कताई का संकेत भी जो है वो हमें कहाँ से मिला है, तो वो मोहनजोदाड़ो से मिला है। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि ये इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो वो मोहनजोदाड़ो से मिला है। लेकिन ये फेंस क्या होता है, ये फेंस क्या होता है, तो इसको कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। जैसे अभी हमारे कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है ना, वैसे फेंस को जो वो कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में जो वो मिलाकर उसमें उनसे वस्तुएं बनाई जाती हैं। यानी कि जो बालू मिट्टी आप सभी को पता ही है, बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर, गोंद आप सभी को पता ही है, गोंद में मिलाकर उनसे जो है वो वस्तुएं बनाई जाती हैं। फेंस किसको बोलते हैं ये ध्यान में रख लेना बस। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले, हल्के समुद्री हरे होते थे। फेंस से मन के चूड़ियाँ, बाले, छोटे बर्तन आदि बनाए जा सकते हैं। तो इसमें किसका यूज़ करते थे, तो वो गोंद का भी यूज़ करते थे और बालू का यूज़ करते थे। ठीक है, तो फेंस के संबंध कौन सी सभ्यता से है, तो सिंधु सभ्यता से। अब मैंने आपको ये क्वेश्चन ये भी बता दिया क्योंकि साथ में हम क्वेश्चन भी आपको बताते हुए चल रहे हैं। तो ये नोट्स जो है वो आपके लिए हैंड रिटन नोट्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। इससे बहुत बढ़िया जो है वो क्वेश्चन बनेगा। तो आप ध्यान में रख लेना, फेंस का संबंध कौन सी सभ्यता से है, तो वो सिंधु सभ्यता से है। फेंस का संबंध कौन सी सभ्यता से है, तो वो सिंधु सभ्यता से है। फेंस का संबंध कौन सी सभ्यता से है, तो सिंधु सभ्यता से है। कच्चा माल प्राकृतिक रूप से मिलता है। अब कच्चा माल जो होता है वो हमें प्राकृतिक रूप से मिलता है। किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिसके बाद से कटाई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। बेसिक सी जानकारी है, सभी को पता है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन क्या बन जाता है, इतना फास्ट। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात खेतरी से करते थे, क्योंकि हमारे खेतरी में सर्वाधिक तांबे का जो है वो निर्माण या तांबा जो है वो प्राप्त होता था। खेतरी में तांबे की खान भी आ जाती है, इसलिए हड़प्पा के लोग तांबे का आयात जो थे वो कहाँ से करते थे, तो खेतरी से करते थे। अन्य पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था, और इसके साथ में खेतरी से तो करते ही करते थे, इसके साथ में पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी जो वो तांबे का आयात किया जाता था। टीन का आयात ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। टीन का आयात कहाँ से करते थे, तो ईरान और अफगानिस्तान से करते थे। टीन का आयात जो थे वो अफगानिस्तान और ईरान से करते थे। सोने का आयात कहाँ से करते थे, कर्नाटका में जो है वो खान आ जाती है, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट खान आ जाते हैं, कालगुर्डी आ जाती है, तो वहाँ से सोने का जो है वो आयात क्या करते थे। बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान से क्या करते थे, और जो बहुमूल्य पत्थर होते हैं उनका आयात ये कहाँ से क्या करते थे, तो गुजरात से करते थे, ईरान से करते थे एंड अफगानिस्तान से क्या करते थे। ठीक है, तो ये मैंने आपको वन लाइनर क्वेश्चन में बता रही हूँ, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेंगे। क्या सिंधु सभ्यता के लोग उपयोगितावादी थे, अब ये क्वेश्चन आ रहा है कि सिंधु सभ्यता के लोग उपयोगितावादी थे या नहीं थे। हाँ, क्योंकि अधिकतम सुख पर ट्रस्ट करते थे, यानी कि अधिकतम सुख पर विश्वास करते थे। तो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो उपयोगितावादी थे, क्योंकि वो अधिकतम सुख का जो सिद्धांत किसने दिया था, जेरेमी बेंथम ने दिया था। तो उनके अधिकतम सुख के सिद्धांत पे जो वो विश्वास करते थे एवं लौकिक जीवन का अनुसरण करते थे, शांति को अपनाते थे, और वो लौकिक जीवन का अनुसरण करते थे और शांति को अपनाते थे। निष्कर्ष क्या निकलता है इस बात से, सिंधु सभ्यता ने हमें शांति की नीति पर रहकर जो वो विकास की परिकल्पना की सीख दी है। अब सिंधु सभ्यता से जो है वो हमें इस बात की क्या सीख मिलती है, तो ये आरएस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिंधु सभ्यता से हमें शांति की नीति पर रहकर जो है वो विकास की परिकल्पना की सीख दी गई है। अब देख सकते हो आप कितने अच्छे अच्छे नोट्स हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए है तो इसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल देंगे, तो आप वहाँ से ले सकते हो। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन, तो गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों, कृषि और पशुपालन के साक्ष्य हमें यहाँ से मिले हैं। अगर ये पीडीएफ चाहिए आपको तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना।
लकड़ी के हल से जुताई होती थी, और यहाँ पे लकड़ी के हल से जुताई होती थी। पहले पता ही है लकड़ी के हल से जुताई होती थी, ओल्ड मूवी में देखना वैसे ही होता था। हल्के आकार के खिलौने यहाँ पे मिले हैं। बारिश कम होती थी, इसलिए लोगों ने सिंचाई के कुछ तरीके अपनाए। अब बारिश कम हो गया, यानी कि जिस चीज़ की हमें कमी होगी तो उस कमी को दूर करने के लिए हमें जो है वो कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा, यानी कि कुछ ना कुछ तो खोज हमें करनी पड़ेगी। तो उसी प्रकार ये लोग जो थे, उन्होंने जब बारिश की कम हो रही थी तो उसके लिए उन्होंने सिंचाई के कुछ तरीके अपनाए थे। पानी का संचय किया जाता था। यहाँ पर पालतू पशु, यहाँ के गाय, भैंस, भेड़ और बकरी आ जाती है। बकरी ऐसे बकरी आ जाती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण, यानी कि गुजरात जो था यहाँ पर हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण किया गया था, जिसमें कि हम देख सकते हैं कि धोलावीरा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन किया गया है। धोलावीरा कच्छ का रण गुजरात में आ जाती है। धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। यहाँ खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। आप सभी को पता है गरबा वरबा जो है वो गुजरात में सार्वजनिक कार्यक्रम के रूप में खुले मैदान में आयोजित किए जाते थे। और धोलावीरा नगर को जो वो 3 पार्ट्स में यहाँ बात कर सकते हैं, 3 भागों में जो वो बांटा गया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि गुजरात में एक स्थान कौन सा आ जाता है, लोथल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गुजरात की खंबात की खाड़ी से मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे ये बसा हुआ है। पत्थर, शंखों, धातु से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह में कई मोहरे और मुद्रांकन या मोहरबंदी, गीली मिट्टी पर दबाने से जो वो बनी छाप। अब मोहरबंदी क्या होता है कि कोई गीली मिट्टी होती है, पहले हम बचपन में करते थे ना, गीली मिट्टी पर दबाने से बनी छाप यहाँ से हमें मिली है। लोथल एक बंदरगाह था। लोथल क्या था, एक बंदरगाह था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार क्वेश्चन किया गया। लोथल एक बंदरगाह था। यहाँ एक इमारत मिली जहाँ मन के बनाने का काम होता था। एक इमारत ऐसी मिली जहाँ पे मन के बनाने का काम होता था। पत्थर के जो टुकड़े थे वो अध बने मन के और मन के बनाने वाले उपकरण और तैयार मन के भी यहाँ से हमें मिले हैं। तैयार मन के भी हमें यहाँ से मिले और अध बने मन के भी यहाँ से मिले और मन के बनाने वाले उपकरण भी हमें यहाँ से मिले हैं। तो सभ्यता का पतन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अपनी कितनी और बचा है। ओके, एक लास्ट पेज और बचा है। ओके, ये कंप्लीट करवा देते, फिर कल अगला वाला जो लेसन है वो रखेंगे। सभ्यता का पतन 3900 साल पहले पतन हुआ था। कारण क्या आ जाता है, तो नदियां सूख गई थी, जंगलों का विनाश हो गया था, घास मैदान समाप्त हो गए थे। तो ये कारण माने जाते हैं जिससे कि सभ्यता का पतन हो गया था। नेक्स्ट, शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। उपयोगी जो शब्द आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाते हैं वो कौन से आ जाते हैं, तो एक नगर आ जाता है, नगर दुर्ग आ जाता है, शासक आ जाता है, लिपिक आ जाता है, क्योंकि शासक और लिपिक उस टाइम थे। और मोहर, शिल्पकार, धातु विशेषज्ञ, कच्चा माल, हल, सिंचाई आदि सब इम्पॉर्टेंट जो वर्ड आ जाते हैं, उपयोगी शब्द आ जाते हैं, वो इसमें इम्पॉर्टेंट है, हम देख लेना। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग 7000 साल पहले हुई थी। नगरों का आरंभ जो है वो लगभग 47 साल पहले स्टार्ट हो गया था। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत लगभग 3900 साल पहले हुई थी। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत, यानी कि हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत जो है वो कब से स्टार्ट हो गई थी, तो वो 3900 साल पहले जो है वो शुरुआत हो गई थी। तो मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग 7000 साल पहले, नगरों का आरंभ लगभग 4700 साल पहले और हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत लगभग 3900 साल पहले जो है वो हो गई थी। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। अन्य नगरों का विकास लगभग 2500 साल पहले हुआ था। मोहनजोदाड़ो से एक कठाईदार वस्त्र पहने व्यक्ति की मूर्ति भी मिली है, यानी कि मोहनजोदाड़ो से एक कठाईदार वस्त्र पहने व्यक्ति की मूर्ति भी मिली है। पक्की मिट्टी को टेराकोटा कहते हैं, यानी कि जो पक्की मिट्टी होती है उसको टेराकोटा कहते हैं। टेराकोटा हमारे राजसमंद में भी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट मतलब ज़्यादा है टेराकोटा। पक्की मिट्टी से बने खिलौनों की सूची कौन कौन सी आ जाती है, तो खिलौना गाड़ी आ जाती है, गुड़िया आ जाती है, चिड़िया के आकार की सिट्टियाँ आ जाती है और खिलौना हल आ जाते हैं।
पशुओं की आकृति के खिलौने बेल हो गया, और इसके साथ में ये क्या है, बेल, और इसके साथ में सुअर, भैंस और आलू और याक जो है वो ETC इसमें आ जाते हैं। पशुओं की आकृति के खिलौने में बेल, सुअर, भैंस, याक और आलू आ जाते हैं। ये मोस्ट हमने SST के जो लेवल 2 के स्टूडेंट आ जाते हैं उनकी डिमांड पे अपनी जो है वो क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसमें कि हमने मोस्टली एक चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है, और इसके साथ में जो है वो आगे के चैप्टर भी हम कंप्लीट करवा देंगे। और इसके साथ में अगर आपको नोट चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो ये नोट्स की PDF जो है वो हम टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही डालेंगे। तो आपको ये जो है वो आप नोट कर लेना कि अगर आपको ये नोट्स चाहिए हैं तो आप टेलीग्राम पर जो है वो ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे आपको PDF मिल जाएंगे, जिसमें कि आपको ये नोट्स भी मिल जाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, एंड टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू एंड बाय। इसको शेयर करके हम आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं, उसके बाद में आप वहाँ से देख लेना। ओके, एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू एंड बाय।